जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे हम इसी पर्टिकुलर सीरीज़ में जो कि हम यूजीसी नेट पे शुरू कर रहे हैं। और आज हमने टॉपिक लिया आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब तक हमने जो आपके साथ डिस्कशन करा, बिकॉज हम लोग 7 डेज स्ट्रेटजी पढ़ाई कर रहे हैं, और इन 7 डेज में मैंने आपसे बोला था कि 7 डेज में हम सारे इम्पॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट्स पर आने वाले क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट था कि हम PYQs लेंगे और हर एक अल्टरनेट यानी हर एक ऑप्शन पे एग्जॉस्टिव डिस्कशन करेंगे। इस पर हमने आपके साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिस्कशन करा। आफ्टर दैट हमने इंटरनेशनल लॉ एंड एनवायरमेंटल लॉ डिस्कशन करा, एंड देन वी हैव मूव टूवर्ड फैमिली लॉज, एंड दिस इज द 4th वन। तो ये हमारा 4th सेगमेंट है उसी सीरीज में, जिसमें कि आज हम 2 सब्जेक्ट लेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियसली उन पर एक नज़र देखेंगे। साथ ही साथ हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि और कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपको तैयार कर लेना चाहिए, बिकॉज पीरियड ऑफ टाइम बहुत शॉर्टर है, बट फिर भी अगर आप 1-2 बार रिवाइज करोगे, बेयरली भी रीड करोगे, तो एटलीस्ट आप वहाँ पर रिकॉल कर पाओगे कि ये किससे रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, चलो तो हम पहला एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो कि हमसे क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर पूछ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट्स का, यानी सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स है, उन जजमेंट का वो आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है। स्टूडेंट रिमेंबर, जब भी आपसे जजमेंट्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाएगा तो एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, उसमें मैक्सिमम या तो सारे या फिर मैक्सिमम जो वर्डिक्ट होंगे वो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट होंगे, और जिसकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको इसका साइटेशन भी पता होगा। ठीक है, अब जैसे केशवानंद भारती की बात करें, ये जजमेंट इतना लैंडमार्क है कि अगर आपको इसका साइटेशन नहीं पता, या इनफैक्ट अगर आपको ईयर ऑफ डिलीवरी ऑफ जजमेंट नहीं पता, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इट्स मीन दैट यूजीसी नेट में आए हुए जितने भी केसेस में आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा जाएगा वो इन जनरल बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स होंगे, या फिर अगर 1-2 लैंडमार्क नहीं भी है तो 3 को, जब आप 2 या 3 को आप ऑलरेडी अरेंज कर पा रहे हो तो एक आसान हो जाता है आपको सॉल्व करना। अब ये आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जजमेंट्स को, तो हम इन चारों जजमेंट्स का एक बार ऑब्जर्वेशन करेंगे कि क्या ये लैंडमार्क जजमेंट है, और अगर है तो किन टॉपिक से रिलेटेड है, और इसका ईयर ऑफ वर्डिक्ट कब का है। ठीक है, द फर्स्ट केस दैट आई एम लुकिंग एट द स्क्रीन इज विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बहुत पॉपुलरली जाना जाता है जैन हवाला केस नाम से। यानी यहाँ पर जो हाई प्रोफाइल ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस थे उन्होंने ब्राइबरी लेकर रखा था। ब्राइबरी के बारे में जो कंक्लूजन निकला उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिए। ठीक है, तो ये अगर आप कहें तो ये पॉपुलरली नोन एज हवाला केस। अब देखिए, इतना पॉपुलर हवाला केस विच इज़ वेरी वेल नोन फॉर द करप्शन एंड द ब्राइबरी इन पॉलिटिक्स एज वेल एज इन ब्यूरोक्रेसी, इससे रिलेटेड केस था। इस केस से रिलेटेड अगर आप साइटेशन देखें तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1997, तो साइटेशन पूछ लिया। दूसरा जजमेंट आप देखोगे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इन जनरल हम ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि एक ना एक क्वेश्चन यूजीसी नेट में केशवानंद भारती केस से रहता ही रहता है। केशवानंद भारती केस बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जो 13 जजेस की बेंच ने डिसाइड करा था। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलने वाली हियरिंग केसेस में से एक है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लीगल इश्यूज इन्वॉल्व थे। ठीक है, एक तो इम्पॉर्टेंट लीगल इशू ये था कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं। दूसरी बात है कि पार्लियामेंट के पास जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कैपेसिटी है उसका आउटरीच कितना है, कहाँ तक
पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हैं? क्या पार्लियामेंट इज हैविंग द कैपेसिटी टू अमेंड इवन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये क्वेश्चन भी इन्वॉल्व था। साथ ही साथ इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब अमीनेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कशन करा तो वहां पर एक न्यू प्रिंसिपल लेट डाउन करा। उस प्रिंसिपल को हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर which means that the implied restriction on the parliament to make amendments of the provisions of constitution. It means the constitution can be amended in any part of its, but it has not have the capacity to destroy or repeal the major structures of the constitution. तो इस केशवानंद भारती केस को भी हम इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और लीगल क्वेश्चन भी था कि अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी, क्या राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है या नहीं है, और अगर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या फंडामेंटल राइट है तो इसकी आउटरीच क्या है। इसके अलावा केशवानंद भारती जजमेंट में आपके पास दो तरीके की ऑब्जर्वेशन भी आई। एक तो आपका मेजॉरिटी ओपिनियन था और दूसरा डिसेंट ओपिनियन भी था। जिन्होंने केशवानंद भारती में डिसेंट ओपिनियन दिया उसको लेके भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर केस में हमने कुछ चीज़ों के अलावा हमने ये भी देखा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। साथ ही साथ हमने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी भी इसी केस में स्क्रूटनाइज करा। तो बहुत सारे लीगल इश्यूज इन्वॉल्व थे। दैट इज व्हाट दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जस्टिस सीकरी का स्टेटमेंट बहुत पॉपुलरली आपसे पूछा जाता है, जस्टिस सीकरी ने क्या कहा। एनीवेज अगर हम साइटेशंस की बात करें तो ये आपका 1973 का केस है जिसमें हमें कभी भी कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए। तीसरा केस अगर हम बात करें तो ये केस है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Remember student, Minerva Mills versus Union of India is another instance after the case of Keshwaranand Bharti versus State of Kerala. इस केस में जो स्कोप था मीन्स दैट जब हम कभी भी फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करते हैं तो क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ हमारे इंडिविजुअल राइट्स हैं विच आर प्रोवाइडेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नोन एज फंडामेंटल राइट। दूसरी बात, हमारे कुछ सोशल राइट्स भी हैं, यानी कि हमारे ऐसे राइट्स जो हमको ग्रुप्स में मिले होते हैं और जिनको इन्फोर्स कराने के लिए हम पूरी तरह से स्टेट पे डिपेंड रहते हैं। स्टेट चाहेगा तो आपको वो सारी चीज़ें इन्फोर्समेंट करके देंगे, लेकिन अगर इन केस आपके कुछ जो पॉलिसी मेकिंग लॉज हैं अगर उसमें कोई स्टेट एक्टिव रोल नहीं करता तो उसमें हम कोर्ट से इनको इन्फोर्स नहीं करा सकते। इस मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट नंबर 4 विच स्टार्टेड फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो ये स्टेट की कैपेसिटी है टू प्रोवाइड द पॉलिसी मेकिंग। क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है तो इट बिकम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड द पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमको इसलिए मिले हैं बिकॉज वी बीइंग अ ह्यूमन, हमको ह्यूमन राइट्स की कैपेसिटी में मिले। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है बच्चों कि क्वेश्चन ये था जब हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1951 में। फर्स्ट हमारा अमेंडमेंट कब हुआ, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में जब हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ तब से हमारे पास एक केस क्वेश्चन चल रहा है कि विच इज बेटर, फंडामेंटल राइट्स आर बेटर और द DPSPs आर बेटर, in fact which are supreme. So the confliction between fundamental rights and the directive principle of state policy started from Kerala education bills. केरला एजुकेशन बिल्स के बाद यही सेम डिस्प्यूट हमने केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में भी देखा। एंड आफ्टर दैट पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है। अमेंडमेंट करने के बाद कहा
कुछ हमारे ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रियोरिटी देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमारे डीपीएसपीज हैं जिनमें हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर प्रियोरिटी देते हैं। देयर आर सम फंडामेंटल राइट लाइक आर्टिकल 14, आर्टिकल 19। तो यहाँ क्वेश्चन ये था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या फिर आर्टिकल 39 बी और सी में आने वाले प्रोविजंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो मिनर्वा मिल्स का केस पढ़ते हो ये आपका 1980 में आया, जिसने जो बात सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में कही थी, यानी कि वी नीड टू गो फॉर हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसी को और क्लैरिफाई करते हुए यहाँ पर ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स इन जनरल सुप्रीम होते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे डीपीएसपीज हैं जहां पर हम इनको इन्फोर्स कराने के लिए आपका आर्टिकल 19 को हम ओवरराइड करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम सुप्रीमेसी की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स फॉर गिवन सुप्रीमेसी, और यहाँ आप इन जनरल कहोगे कि हम हार्मोनियस बैलेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब जब पार्लियामेंट को पॉलिसी मेकिंग करनी होगी आर्टिकल 39 बी और सी में, तब वहां पर हम इसको बाईपास कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। अब इसके बाद हमने देखा कि ये 1980 में केस आ गया, तो अब हम इसको अरेंज करेंगे इस केस के बाद। एक केस मिला हमको डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर आपने सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ा है, जो आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया है, इसमें जब हम प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में बात करते हैं तो आपको ये केस जरूर याद आता होगा, डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। साथ ही साथ हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 20 पढ़ते हैं एंड आर्टिकल 22 भी पढ़ते हैं, यानी अरेस्टेड पर्सन के राइट एंड प्रिजनर्स के राइट हमारे पास आर्टिकल 20 और 22 में दिए गए हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 21 में भी इम्प्लिसिट हैं, यानी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। अगर हम इन तीनों आर्टिकल्स को कोरिलेट करें और साथ ही साथ हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पर जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उस अरेस्टेड पर्सन्स के भी अपने कुछ सर्टेन राइट्स होते हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स कैन नॉट बाईपास दीज ह्यूमन राइट्स, ठीक है, दीज एसेंशियल राइट्स। तो उन अरेस्टेड पर्सन्स को अट्रॉसिटीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ गाइडलाइंस आई, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका नाम है डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस जजमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो आपका जजमेंट है ये आपका 1997 में आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, दो केसेस आपने देखे, एक विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा डीके बासु वेस्ट बंगाल। इन दोनों में जब हम 1997 कंपेयर करते हैं तो AIR का साइटेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन में इसमें हमको कौन सा ईयर मिलता है, 1998, ठीक है। अब आप इसको मैचिंग कर दीजिए और हम देखेंगे कि किस तरीके से मैच कर रहे हैं। सो विल गो फॉर दिस सीरीज। यहाँ पर सबसे पहले कौन सा केस आएगा बच्चों, दैट इज केशवानंद भारती 1973। इसके बाद हमारे पास 1980 और इसके बाद फिर हमारा डीके बासु एंड विनीत नारायण। तो आप देख लीजिए कि सबसे पहले बी ऑप्शन आपको इसमें भी मिलता है और बी ऑप्शन आपको इसमें भी मिलता है। सिमिलरली सी इसमें भी मिला, सी इसमें मिला, यानी इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करा, AD और DA। तो पहले आपका ये D आएगा फिर आपका A आएगा, तो इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस पूछे। दूसरी बात है, जब हम ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 देखते हैं, इसमें भी उन्होंने आपसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा। इस क्वेश्चन का जो लेवल है स्टूडेंट वो इजी था। अगर आप कभी भी लॉ को बेयरक्ट के थ्रू पढ़ते हैं तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाता इसको सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि बेयरक्ट में हम एक तरफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में कुछ फंडामेंटल फ्रीडम पढ़ते हैं, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीडम पढ़ते हैं।
तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में इससे रिलेटेड हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पढ़ते हैं 19 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर 19(1)(a) में हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट पढ़ा। इसके लिए हमें एक्सेप्शन के तौर पे जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मिलती हैं वो मिलती हैं 19 सब क्लॉज 2 में। तो इस 19 सब क्लॉज 2 में जो आपको रिस्ट्रिक्शंस मिली हैं, इसको अगर हम अरेंज करें, ठीक है, अगर हम इसको अरेंज करें तो हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा आता है, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, थर्ड नंबर पे कौन सा आता है। अगर हम सबसे पहले देखें तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट मिलेगी, है ना, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस मिलेगा। इसके बाद यहाँ 1 बाय 1 करो। सेकंड नंबर पे हमको क्या, यानी कि सबसे पहले हमको जो वर्ड मिल रहा है वो सॉवरेनिटी मिल रहा है, लेकिन आपको सॉवरेनिटी वर्ड तो दिया नहीं गया। सॉवरेनिटी प्लस इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस को इन्होंने ऑप्शन में रखा नहीं, तो ये तो था नहीं। वैसे अगर आप डायरेक्ट में देखोगे तो आपको सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट सेकंड नंबर पे मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहले ये हो जाएगा। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के बाद हम देखेंगे फ्रेंडली रिलेशंस, यानी फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन कोर्ट। अब जहाँ पर जब ये देखेंगे तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पब्लिक ऑर्डर, फोर्थ नंबर पे आपको पब्लिक ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमको मिलेगा क्या, फिफ्थ नंबर पे ये मिलेगा, हालांकि नंबरिंग चेंज है वो 6 हो जाएगा। इंसाइटमेंट ऑन ऑफेंस सबसे लास्ट में, ठीक है। तो इसको आप अरेंज कर लो, जब आप अरेंज करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। यानी सबसे पहले आपको डी चाहिए तो ये तीनों में मिल गया, फिर डी के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए, तो इसमें मिला। जैसे हमें ये मिला तो हमने ऑटोमेटिकली इसको रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अगर स्मार्टली भी प्ले करोगे तो कुछ मैचिंग आने के बाद आपको आंसर आ जाएगा। नाउ इन्होंने सिंपली एक क्वेश्चन पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपने ऐसा कौन सा आर्टिकल पढ़ा जिसमें हम इस्टाब्लिश कर रहे हैं ट्रिब्यूनल्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है, बट इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के सेगमेंट में ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें इन्होंने आपसे पूछा कि कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपने पढ़े, तो यहाँ पर आर्टिकल 323A एंड 323 की बात है। 323 में अदर ट्रिब्यूनल्स की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात समझेंगे। ये आपको 42nd अमेंडमेंट से इंसर्टेड मिलेगा और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में स्क्रूटनाइज किया गया, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल्स के पास पावर्स होती है टू रिजॉल्व द मैटर, बट उनकी ये जो पावर है इसके ऊपर भी एक पावर है, दैट इज सुपरिटेंडेंस की कैपेसिटी ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू इज स्टिल पॉसिबल, हालांकि आपने ट्रिब्यूनल्स बना रखे हैं, ठीक है, तो वो भी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें यहाँ पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ओरिजिनल अनएक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन किसको दिया है, सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन कौन से वो डिस्प्यूट होते हैं जिसमें आपके पास ओरिजिनल प्लस एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होता है। ओरिजिनल का मतलब स्टूडेंट होता है जब डायरेक्टली मैटर को आप सुप्रीम कोर्ट में रेज कर सकते हो, और एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जब सिर्फ उसी पर्टिकुलर अथॉरिटी पर आप अपने मैटर को रेज कर सकते हो, नॉट एनी अदर अथॉरिटी। यहाँ पर जब दो स्टेट्स के बीच, 2 और मोर स्टेट्स के बीच कोई डिस्प्यूट होगा तब हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, करेंट डिस्प्यूट जब भी अराइज होता है किसी ऐसी ट्रीटी में जो एग्जीक्यूट की गई है कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले, ऑलवेज रिमेंबर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता, और ये बात आपको उसी आर्टिकल के प्रोवाइजो में मिलेगी। यानी जब आप आर्टिकल 131 पढ़ते हो तो वहां पर उसका प्रोवाइजो ये बात कहता है, ठीक है, तो ये बात आपकी रॉन्ग हो गई। दूसरी बात है यूनियन का स्टेट से अगर डिस्प्यूट हो जाए, आंसर स्टिल यस, हाँ यहाँ पर भी आएंगे। बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी स्टेट वन साइड अनदर मोर स्टेट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट।
फिर कहते हैं डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, यानी जब भी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस होंगे उसका भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर आपको इसमें एलिमिनेट कौन सा करना है, दैट इज बी। अब कौन सा ऑप्शन देख रहे हो जिसमें बी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप देखोगे एक तो इसमें नहीं दिया गया और एक इसमें नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर। इसमें तो कैपेसिटी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है। तो ये जो जुरिस्डिक्शन आप देख रहे हो ना बच्चों, ये ओरिजिनली नहीं, ये अपीलेट अथॉरिटी में भी आता है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमको मैचिंग्स करनी है। मैचिंग्स में हमने इसमें देखा कि एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट है और दूसरी तरफ इससे रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर है। कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यहाँ पर दूसरा आपको मिलेगा यूनियन लिस्ट। इन तीनों लिस्ट में किस सब्जेक्ट को किस में ट्रीट करा गया है। अब देखिएगा यहाँ पर ना बच्चों, जितने भी सिविल मैटर्स होते हैं उन सिविल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के पास एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि इन जनरल सिविल मैटर्स का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हमेशा किसके पास होता है, ट्रायल कोर्ट के पास होता है, ठीक है। नाउ जो मैरिज और डिवोर्स वाले मैटर्स हैं वो आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, यानी मैरिज से रिलेटेड, फैमिली लॉ से रिलेटेड मैटर्स पे लॉ बनाने की कैपेसिटी यूनियन की भी होती है, साथ ही साथ स्टेट की भी होती है। अब जब दोनों को कैपेसिटी मिली है तो ये किस में चला जाएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में चला जाएगा। इससे रिलेटेड प्रोविजन हम आर्टिकल 247 में पढ़ते हैं, साथ ही साथ हम यहाँ पर स्केड्यूल भी पढ़ते हैं और स्केड्यूल हम पढ़ते हैं 7, ठीक है। यहाँ पर पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन हमेशा याद रखना स्टूडेंट, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और जब इलेक्शन की बात आती है तो इलेक्शन हमेशा यूनियन का सब्जेक्ट है। अब आप ऑप्शन मैच करिए और अपना करेक्ट आंसर करिए, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे। नाउ एक और क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इट वाज हेल्ड दैट प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइज द नीड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये तो आपका केशवानंद भारती से आ रहा है, जस्टिस के एस पुत्ता स्वामी से नहीं आ रहा, ठीक है, वहां प्रिवेसी की बात हो रही है। इसके बाद आप इसमें आ जाओ आर्टिकल 324 में। इस आर्टिकल 324 में आप देखोगे कि इलेक्शन कमिश्नर को या फिर रीजनल कमिश्नर को अगर रिमूव करना है तो फिर कौन रिकमेंड करेगा, किसकी रिकमेंडेशन होगी, तो प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, किसकी रिकमेंडेशन चाहिए, आंसर इज दिस वन। अब इसका सोर्स क्या है स्टूडेंट, जब आप लोग आर्टिकल 324 पढ़ते हो तो 324 में हम एक सब क्लॉज पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड 5। इसका जो सेकंड नंबर का प्रोवाइजो है वो ये बात आपको सब्सटेंशिएट करता है कि जब भी आपको रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना है तब आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मिलेगा कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इनमें से कौन से केसेस में मिल रहा है आपको। इस केस को तो हम कैसे ही भूलेंगे, ए के कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो बायस की बात करता है। और अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा होगा तो आपने उस पर पढ़ा होगा, फॉरेस्ट ऑफिसर्स का केस है जिसमें एक ऑफिसर जो ऑलरेडी ऑफिसर था, जब दोबारा से एंट्री लेवल एग्जामिनेशन होता है तो वो भी उसमें एज एन एस्पिरेंट पार्टिसिपेट करता है। तो लेकिन जब उसके सिलेक्शन की बारी आती है तो वो उससे अपने नाम को हटा लेता है। तो क्वेश्चन ये आता है क्या ये अपना पर्सनल बायस है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1917 में कहा कि बायस है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आपने पढ़ा है मेडिकल नेग्लिजेंस के कॉन्सेप्ट पे, है ना। मेडिकल नेग्लिजेंस के कॉन्सेप्ट पे आपने ये केस पढ़ा है। तो मेडिकल नेग्लिजेंस है 2005। यहाँ पर तो पर्सनल बायस की बात नहीं थी, लेकिन गुलापल्ली नागेश्वर राव बहुत ही पुराना जजमेंट है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें आपने बायसेस की बात पढ़ी। तो ये वाला भी आप केस कर सकते हो, दैट इज गुलापल्ली बायस में ऑफिशियल बायस और पर्सनल बायस के बीच डिस्टिंक्शन किया गया था, ठीक है। एक होती है ऑफिशियल बायस और दूसरी होती है पर्सनल बायस, इन दोनों के बीच डिस्टिंक्शन बताई गई है।
इन दोनों की डिस्टिंक्शन के बारे में ये केस है, गुलापल्ली नागेश्वर राव एंड दिस वन। इस केस को बच्चों 1959 याद रखना, अगर आपसे इस बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ ले तो आप भूलना मत। इसके बाद फिर हम मनक लाल वर्सेस प्रेमचंद, एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है, इसमें भी हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर ये जो केस हमने पढ़ा, इसकी जो फैक्ट स्टोरी है कि यहाँ पर एक लीगल प्रैक्टिशनर थे, ठीक है, और ये लीगल प्रैक्टिशनर थे राजस्थान हाई कोर्ट में। इनके ऊपर मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगा और इनके खिलाफ इंक्वायरी हुई और इनको बार काउंसिल ने टर्मिनेट कर दिया, इनका नेचुरल जस्टिस वायलेट करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेचुरल जस्टिस एक इम्पॉर्टेंट राइट है। तो आप समझ ही गए होंगे कि जैकब मैथ्यू को छोड़कर बाकी सारे केसेस में रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस ही डिस्कशन किया गया है, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 9 मिलेगा, इसमें मैगजिम्स है। इन मैगजिम्स को आप अच्छे से पढ़ना, ये आपका काम है कि इन हर एक मैगजिम्स की मीनिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर नैमो बिस्पेरिटिस के मतलब है यानी नो वन शुड बी punished for misconduct of his own, है ना, ये बात कहता है। एक्सटर्पी कॉसा सुआनन यानी नो एक्शन कैन बी बेस्ड ऑन डिसरेप्टेबल कॉज फ्रॉम हिज ओन इलीगल एक्शन, उसके खुद के इलीगल एक्शन की वजह से वो डिफेंस नहीं कर पाएगा। नैमोबिस विक्सेरी, ये तो आपने इस पे पढ़ा ही है डबल जेपार्डी में। नोवस एक्टस इंटरवेन्यूस यानी कि डिफेंडेंट के पास अगर ड्यूरिंग डिफेंस कोई न्यू राइट क्लेम करने के लिए आ जाए तो उसको कहते हैं, यानी कि ये वाला जो है ना वो डबल जेपार्डी पे नहीं है, बाकी ये सारे डबल जेपार्डी पे हैं। इसको तब हर एक मैगजिम का मीनिंग आप तो तैयार कर लेना है। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कौन सी बात सही है कौन सी गलत है, इसमें तो आपको पता है कि ये जो लॉ आया था इसमें लद्दाख के लिए यूनियन टेरिटरीज किया गया, जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी एक यूटी करा गया। आर्टिकल 239A जिसमें कि प्रोविजन पौडीचेरी के लिए अप्लाई होते हैं, अब वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी अप्लाई होंगे, ये भी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद द डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1970 शैल बी स्टैंड अमेंडेड, ये वाला प्रोविजन इसमें नहीं है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19(1) पे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन वही बैरक पे पूछ दिया स्टूडेंट कि इसको अरेंज करना है। अब ये अरेंज करने के लिए आपके लिए बड़ा इजी सा काम है। 19(1)A में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, 19B में फॉर्म एसोसिएशंस एंड दिस वन असेंबल पीसफुली। ये वाला तो आप बैरक से बिल्कुल आसानी से इसको अरेंज कर लोगे, इसीलिए मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन में आपको ये चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले तो यही मिलेगा, तो ये आपको इसीलिए उन्होंने क्या करा, सब में ई कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आपको असेंबल करना है या फॉर्म एसोसिएशन, आपको फॉर्म एसोसिएशन करना है, यानी फिर ई के बाद ए। अब ई के बाद ए इसमें भी मिल रहा है, ई के बाद ए इसमें भी मिल रहा है। इसके बाद इन्होंने कहा टू फॉर्म एसोसिएशन, तो एसोसिएशन आप कहाँ फॉर्म करे हो, सी, यहाँ पर देखिए कहाँ पर आपने एसोसिएशन फॉर्म करे, एक तो ये करा, फिर असेंबल पीसफुली ये आपको डी में मिलेगा, रिसाइड ये आपको ई में मिलेगा, ठीक है, मूव फ्रीली। तो इससे आप अरेंज कर लो क्योंकि आपने बैरक से देख के पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर विच द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड, देखो नॉन वेलेटम का केस तो आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड पे है ही। सरला मुदगुल तो आपने वेल नोन आपने पढ़ा है। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साबानो ये भी आपने पढ़ा है। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डेनियल लतीफ़ी, ये सारे ही केसेस जो है ना वो इम्पॉर्टेंट केसेस है ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन इसमें साइटेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो ऑप्शन बच रहा है वो हमने देखा है डी वाला, तो डी वाले की अगर हम बात करें तो डी वाला एक आपका मेंटेनेंस की बात करता है, ठीक है, यानी ई वाला जो है मेंटेनेंस की बात करता है। इसमें पॉलिटिकल राइवलरीज की भी बात हो रही है, तो इसको अरेंज करके आप इसको कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद वही है आर्टिकल 32 पे, ये आप सीधे सीधे आर्टिकल 32 उठाइए और आप देखो कि जिस ऑर्डर में ये रिट्स दी गई हैं उस ऑर्डर्स में आपको इसको करना है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें भी आपसे बताई गई हैं जिसको आप कर सकते हो। एडल्ट्री से रिलेटेड कौन सा आपका केस है ये आपको पता होना चाहिए, तो एडल्ट्री से रिलेटेड जो आपका केस है वो है नवतेज सिंह जौहर का केस, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक केस और है द लास्ट वन दैट आई एम डीलिंग विद। यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा केस है जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज से रिलेटेड है। मोहम्मद सलीमुल्लाह का केस था जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है।
तो ये आप देख सकते हो। ये दिस ऑल दिस थिंग्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कुछ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्टूडेंट जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के आपके साथ डिस्कशन करे। आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप एक काम करेंगे, आप सर्च आउट करो, अगर आपके नोट्स बने हैं तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में लैंडमार्क जजमेंट हैं, स्पेशली जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है, उनको तैयार करो। साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे भी आप कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो लैंडमार्क है उसको करिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी पर इंपॉर्टेंट केसेस हैं, आप उनको करिए। और लास्ट वन इज रिलेटेड टू द इमरजेंसी। तो इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे इंपॉर्टेंट केसेस आप तैयार कर लो। और जो भी 2023-24 के केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, इमरजेंसी, फेडरलिज्म, है ना, और साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसके भी आप तैयार करके जाओ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कुछ नया स्पेशली नहीं आता, वही सर्टेन चीज़ें हैं। इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बायस का कॉन्सेप्ट और पावर ऑफ डेलीगेशन। लास्ट टाइम आपको डेलीगेशन से नहीं पूछा गया था, तो इस बार उम्मीद है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से इस बार आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। रूल ऑफ लॉ, डाइसी के कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन इस बार बन सकते हैं, तो आप डाइसी का कॉन्सेप्ट, है ना, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बायस और आपका नेक्स्ट वन डेलीगेटेड लेजिस्लेशंस को पढ़ के जाओ। This is all for today. I am hoping that you all are preparing according to the topics which I am regularly mentioning. और क्योंकि आपके पास 7 days हैं, तो कुछ एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि 7 days में हम कैसे पढ़ें, क्या यहाँ पढ़ाया जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास टाइम बहुत कम है ना। तो अभी आपको करना क्या है, जैसे हमने हर सब्जेक्ट पर आपको एक इम्प्रेशन दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आप आगे तैयारी कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप बस रिवीजन कर लो and then you can go for the examination, but without leaving landmark judgments. And please remember chronological order set करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक आप बैरक से अच्छे से पढ़ के जाना, वहाँ से भी आपको फंडामेंटल राइट्स को क्रोनोलॉजिकली सेट कराएंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप दैट यू हैव गॉट इन्फॉर्मेशन व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। कुछ और टॉपिक्स हैं लाइक क्रिमिनल लॉ, और दूसरा हमारा एक टॉपिक बचा है टॉर्टुअस लायबिलिटी, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे आपके साथ, और इस तरीके से हमारी 7 days strategy complete होगी। Thanks for all watching this video. Subscribe for more content.